Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 10, General Science, 10th class. That is about science and technology. In previous two lectures, we discussed role of science and technology, about lasers, things were discussed, uses of lasers in different fields, then optical fiber. It was explained where it is used, what are its advantages over other cables, and about satellites and radars, things were discussed. The process of radioactivity was explained, different types of radiations, then isotopes, their uses, and various precautionary measures taken against nuclear radiations that they were discussed. Then we discussed X-rays, their properties and uses. Ultrasound was explained, its uses were discussed, and ECG and EEG. These things we had already discussed in previous two lectures. Now today, students, we have to start MRI. That stands for magnetic resonance imaging. MRI, magnetic resonance imaging. स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो MRI है, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की एब्रीविएशन है। तो बेटे ये एक स्पेशल मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक है। डायग्नोस्टिक कहते हैं तशखीसी, तशखीस करना, बीमारी की तशखीस करना, पता चलाना कि कौन सी बीमारी है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम बीमारियों की तशखीस कर सकते हैं। और ये प्रोसेस कैसे होता है? ये बॉडी के इमेजेस क्रिएट करती है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का प्रोसेस है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रिंसिपल्स यूज करेगी ये मशीन, और बॉडी के इमेजेस जो हैं वो क्रिएट करती है, पिक्चर्स लेती है। और थिन सेक्शन इमेजेस होते हैं, यानी छोटे छोटे हिस्सों के बारीक बारीक हिस्से जो हैं उनके पार्ट्स लेती है। बारीक बारीक हिस्से मीन कि कोई भी ऑर्गन है तो उस ऑर्गन के छोटे छोटे पार्ट्स के इमेजेस लेगी ये। बॉडी का कोई भी पार्ट हो जाए, ह्यूमन हार्ट आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, तो किसी भी एंगल से और किसी भी डायरेक्शन से बगैर सर्जिकल एप्लीकेशन के, मीन के बगैर सर्जरी के, उसके इंटरनल इमेजेस जो हैं वो लिए जा सकते हैं। और वेरी शॉर्ट पीरियड में ये काम जो है, पीरियड ऑफ टाइम में ये काम हो सकता है। क्योंकि देखें, अगर सर्जिकल प्रोसेस हो, ऑपरेट करना, पेशेंट को ऑपरेट करना, फिर उसके हिस्सों को एक्सपोज करना, फिर स्टडी करना, वो लेंथी प्रोसेस है। और ये प्रोसेस एक तो स्पीडी है, दूसरा ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब ये जो इंफॉर्मेशन इससे मिलती है एमआरआई से, इसका यूज क्या होता है? डॉक्टर्स इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे डिफरेंट डिजीजेस की डायग्नोसिस के लिए, बीमारियों की तशखीस के लिए, और वो भी अर्ली डायग्नोसिस। मीन कि अभी बीमारी जाहिर नहीं हुई तो उसके जो असरात हैं वो हम चेक कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। बताया कि दीज डेज मेडिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर एमआरआई जो है ये स्पेशली प्रेफर की जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हों तो उनको डायग्नोज करने के लिए, यानी उनकी तशखीस करने के लिए एमआरआई यूज होती है। एमआरआई स्कैनर का बताया कि ये एक्सरे से बेटर है, एक्सरे से बेहतर है। उसकी वजह क्या है कि जो एमआरआई स्कैनर है ये नॉर्मल टिश्यूज हों या डिजीज स्टेट हो टिश्यू की,
दोनों को डिफरेंशिएट कर सकती है। टिश्यूज बेटे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, जिसम का किसी भी हिस्से को कह सकते हैं, वेरी स्मॉल पार्ट को कह सकते हैं। सेल्स जो हैं, सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है। चूंकि तो कौन से टिश्यूज जो हैं वो नॉर्मल हैं और कौन से टिश्यूज डिजीज्ड हैं, मीन बीमारी का असर है किन टिश्यूज के ऊपर, कौन से टिश्यूज अफेक्टेड हैं, बीमारी के असर में है, तो इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, उनमें उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, फर्क वाजे किया जा सकता है। नेक्स्ट बताया कि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ब्रेन के अंदर कहीं कोई कैंसर तो नहीं है। ठीक है, ब्रेन के अंदर कैंसर की एग्जिस्टेंस का पता चल सकता है, हैमरेज का पता चल जाता है। हैमरेज कहते हैं ब्लीडिंग को, ब्लीडिंग का होना, दिमाग के अंदर ब्लड वेसल्स के बस्ट होने से ब्लड का निकलना जो है ये हैमरेज कहलाता है। प्रोनाउंसिएशन है हैमरेज। ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रेन आर्टरी, इनके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं, नालियां हैं, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन मीन ब्लॉकेज, कि वो बंद तो नहीं है या कहीं कोई कंस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि वो नालियां सुकड़ी हुई तो नहीं। तो बेटे ये सारी चीजें जो है MRI से हमें मालूम हो जाती हैं। नेक्स्ट है CT स्कैन। CT स्कैन it stands for computerized tomograph scan, computerized tomograph scan। तो टोमोग्राफ क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शंस की का डिस्प्ले होता है। क्रॉस सेक्शंस, कोई भी हिस्सा है बॉडी का तो उसके छोटे छोटे सेक्शंस का डिस्प्ले, ये CT स्कैन कहलाता है। तो बेटे CT स्कैन जो है स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे है जो हमें मिलता कैसे है, इसमें बहुत ज्यादा बीम्स होती हैं एक्सरेज की, जो डिफरेंट एंगल्स पे बॉडी में सेंड की जाती हैं। बजाय इसके कि जैसे हम आम एक्सरे करते हैं तो वहां पे सिंगल एक्सरे बीम यूज होती है, आम एक्सरे में हम सिंगल एक्सरे बीम यूज करते हैं, जबकि CT स्कैन के अंदर, CT स्कैन में हम बहुत ज्यादा एक्सरे बीम्स यूज करते हैं। और जो मशीन इस पर्पस के लिए यूज होती है CT स्कैन के लिए, वो बेटा कहलाती है CT स्कैनर। CT स्कैनर। CT स्कैनिंग टेक्निक जो है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, सर जोफ्री हॉन्सफील्ड, और उसको इस पे नोबेल प्राइज दिया गया था। ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। स्कैनर जो है इसकी शेप डोनट जैसी होती है। डोनट बेटे आपने खाया होगा, ये स्वीट केक होता है जिसकी जो शेप होती है वो रिंग शेप सी होती है और सेंटर से वो होल होता है, उसमें सेंटर से वो खोखला होता है, तो इसकी शेप उससे मिलती है, यानी डोनट से मिलती है। अब स्कैनिंग के लिए प्रोसेस कैसे किया जाता है कि जो पेशेंट है उसको लिटा दिया जाता है इसके टनल के अंदर, इस मशीन के अंदर में, स्कैनर के अंदर जो ओपनिंग है, एक राउंड सा जो टनल होता है, उसके अंदर पेशेंट को लिटा दिया जाता है। जिस हिस्से का स्कैन करना होता है तो उसको जो है वो वहां पे उस हिस्से में रखेंगे, टनल के अंदर रखेंगे, और जो पेशेंट का बेड है इसको स्लोली बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेड को आगे पीछे मूव करते रहते हैं ताकि जो स्कैनर है वो पिक्चर्स ले सके बॉडी की विदाउट टचिंग इट। स्कैनर बॉडी को टच नहीं करता, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की वो पिक्चर लेगा, तो हम पेशेंट का जो बेड है इसको आगे पीछे मूव करते रहते हैं। अब जो ड्यूरेशन होता है टेस्ट का, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी पिक्चर्स लेनी है और कितने एंगल्स आपने सिलेक्ट किए हैं पिक्चर्स लेने के लिए, कितने एंगल्स के थ्रू पिक्चर्स ले रहे हैं
और कितनी पिक्चर्स ले रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा स्कैनिंग करते हुए। बताया कि स्कैनिंग से बॉडी हर्ट नहीं होती, यानी बॉडी जो है उसको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, टनल के अंदर लेटे लेटे जो हैं वो बेचैनी महसूस करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इस टनल के अंदर स्पेस बड़ी कम होती है, देयर इज लिटिल रूम इनसाइड द टनल, मीन टनल के अंदर स्पेस बहुत कम होती है। और इसी तरह से कुछ बंदे जो हैं वो बेचैनी फील करते हैं क्योंकि जो मशीन की घूमने की आवाज होती है, इसका शोर होता है, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब मशीन चल रही होती है, मुसलसल घूम रही होती है, तो इसका ये जो वायरलिंग नॉइस है, इसके घूमने से जो शोर होता है, वो इसकी वजह से भी कुछ जो है बंदे वो बेचैनी महसूस करते हैं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बॉडी को हर्ट नहीं करती। तो इसका एक एडवांटेज बताया गया सिटी स्कैन का, यहाँ पे आप देखें इंफॉर्मेशन में बताया गया, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सरेज इन्वॉल्व होती हैं सिटी स्कैन में, तो ये ऑर्डिनरी जो एक्सरेज हैं उनसे बेटर है, ऑर्डिनरी एक्सरेज से ये एक्सरेज जो है उनसे बेहतर है। तो डॉक्टर जो हैं वो सिटी स्कैन को रिकमेंड करते हैं, कोई साउंड मेडिकल रीजन हो, कोई खास स्पेसिफिक अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको डायग्नोज करने के लिए, उसकी तशखीस को सक्सेसफुल करने के लिए वो सीटी स्कैन जो है ये सजेस्ट करते हैं बजाय एक्सरेज के। अब बेटे इसके यूजेस बताया गया, सीटी स्कैन के यूजेस क्या हैं। नंबर 1, ब्लॉकेज इंटेस्टाइन्स में अगर है तो उसको हम मालूम कर सकते हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर अगर ब्लॉकेज है वो मालूम हो जाती है। अब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं उनको, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब्डोमिनल ऑर्गन्स मीन अब्डोमेन के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन। अब्डोमेन देखें, हमारी बॉडी जो है हेड, थोरेक्स और अब्डोमेन, ये 3 हिस्से कंसीडर होते हैं ना। हेड सर वाला हिस्सा हो गया, थोरेक्स जो है ये चेस्ट रीजन आ गया, और उसके बाद अब्डोमेन जो है उसके नीचे वाला हिस्सा आता है जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन, लिवर वगैरह, ये सारे ऑर्गन्स इसमें आ जाते हैं। तो इवन के इसमें हम एओर्टा की कंडीशन जो है वो भी स्टडी करते हैं। एओर्टा बेटे ये वो बड़ी नाली होती है, ब्लड वेसल होती है, जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर निकलती है और पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। तो इस एओर्टा के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर हो तो सीटी स्कैन से हमें वो भी मालूम हो जाता है। इसके अलावा अब्डोमिनल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर जो है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, वेरियस जो डिसऑर्डर्स हैं हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लंग्स कैंसर और उसकी स्प्रेडिंग जो है इसके बारे में नॉलेज मिल सकता है कि लंग्स के अंदर अगर कैंसर है और वो स्प्रेड हो रहा है आगे बॉडी में, उसका पता चल सकता है। लंग्स के ऊपर इफेक्ट्स क्या हैं कैंसर के, या जो अदर डिजीजेस हैं लंग्स की, उनका भी हम पता चला सकते हैं। ये लंग्स की एग्जामिनेशन के हवाले से बताया कि लंग्स में अगर कैंसर है उसको डायग्नोज कर सकते हैं, उसकी स्प्रेडिंग देख सकते हैं, और लंग्स की कोई और जो डिजीजेस हैं उनको भी हम मालूम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका, या फोर्थ यूज जो है, ब्रेन डिजीजेस के बारे में जानने के लिए, दिमागी बीमारियां जैसे ब्रेन कैंसर है, खुदा ना खास्ता दिमाग के अंदर कैंसर जो है वो पैदा हो रहा है, या ब्रेन कंस्ट्रिक्शन है। ब्रेन कंस्ट्रिक्शन मीन ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं, नालियां हैं, वो सिकुड़ गई हैं, नैरोइंग ऑफ दीज वेसल्स हैज टेकन प्लेस। या हैमरेज है, हैमरेज कहते हैं ब्लीडिंग को, कि जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली वो बस्ट हुई हैं और ब्लीडिंग हुई है, इसको हैमरेज कहा जाता है।
दोबारा बेटे देखें कि ब्रेन कंस्ट्रिक्शन में क्या है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स है उनका सिकुड़ जाना, नैरो हो जाना। जबकि हैमरेज में क्या है, ब्लड वेसल्स का बस्ट होना और ब्लड का रिलीज होना, ब्लीडिंग होना। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू हेड इंजरी, हेड इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ, चोट आई सर में, और ब्लड वेसल्स जो थी अंदर वो बस्ट हुई, ब्लीडिंग हुई, किसी भी चोट की वजह से ब्लीडिंग हुई, और वो जो ब्लीडिंग हुई है ब्लड दिमाग के अंदर इकट्ठा हुआ, कोएगुलेशन में जमना, ठीक है। हेड इंजरी की सूरत में दिमाग के अंदर ब्लड जो है वो कुछ उसका स्पॉट बन गया है। तो बेटे याद रखें, दिमाग बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, इसके जिस हिस्से पे क्लॉट आ जाएगा, वो ब्लड का जो है वो स्पॉट बन जाएगा, ब्लड जम जाएगा, तो वो हिस्सा काम नहीं करता, और ज्यादा अगर हिस्से के ऊपर हो तो फॉलेज हो जाता है। थोड़े से जिस हिस्से के ऊपर होगा वो हिस्सा जिस बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है उसका कंट्रोल नहीं रहता उस बॉडी पार्ट पे, उस हिस्से के ऊपर फॉलेज का असर हो जाता है। तो बेटे इस प्रोसेस से आपने जो सीटी स्कैन का प्रोसेस देखा है, इससे के ये 4 यूजेस थे। हम ये डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको डायग्नोज कर सकते हैं। और बेटे देखिए कितना यूजफुल है ये प्रोसेस के एक्यूरेटली डायग्नोज कर रहे हैं और विदाउट सर्जरी, और बिफोर टाइम हमें कई डिजीजेस का पता चल रहा है जैसे कैंसर वगैरह। उसके बाद है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के जरिए आर्टरीज की जो इनसाइड पिक्चर्स हैं ये प्रोड्यूस की जाती हैं। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं या कोई भी आर्टरीज को जो है वो नुकसान पहुंचता है या कोई इरेगुलरिटी डेवलप होती है आर्टरीज के अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, चेस्ट पेन होगी, ठीक है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, दिल का दौरा पड़ना, स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक बेटा याद रखें, जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं उनका बर्स्ट हो जाना और ब्लीडिंग का होना, ये स्ट्रोक कहलाता है। ब्रेन को सप्लाई करने वाली वेसल्स का बर्स्ट होना और ब्लीडिंग का होना, या कोई भी और प्रॉब्लम अकर करता है, तो एंजियोग्राफी के जरिए हम इन प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं। अब इस एंजियोग्राफी से डॉक्टर्स को क्या हेल्प मिलती है, डॉक्टर्स को सोर्स ऑफ प्रॉब्लम मालूम हो जाता है कि जो प्रॉब्लम है उसका सोर्स क्या है। मसलन हार्ट अटैक हुआ, उसकी क्या वजह है, चेस्ट पेन हो रहा है तो उसकी क्या वजह है, स्ट्रोक कैसे हुआ, इन सारे डिसऑर्डर्स को डायग्नोज किया जा सकता है, उसके सोर्स का पता चलाया जा सकता है। एक तो सोर्स का पता चलेगा, दूसरा उसका एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है, किस हद तक डैमेज किया है उसने, आर्टरीज के जो सेगमेंट्स हैं, आर्टरीज के हिस्से जो हैं वो किस हद तक डैमेज हुए हैं, ब्लॉकेज है तो आर्टरी के कितने हिस्से में है, नैरोइंग है, कंस्ट्रिक्शन है तो कितने हिस्से में है, बर्स्टिंग हुई है, कितनी जो आर्टरी है वो डैमेज हुई है। तो ये सारी चीजें एंजियोग्राफी से हमें मालूम हो जाती हैं। जैसा बताया कि भाई एंजियोग्राफी ब्लॉकेज और या जो कंस्ट्रिक्शन है हार्ट आर्टरीज में, इसका पता चल सकता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हुई हैं, बंद हुई हैं, या कंस्ट्रिक्शन हुई है, कंस्ट्रिक्शन मीन वो नैरो हो गई है, तंग हो गई, सुकड़ गई है, इसका पता चल सकता है। और जब ये पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट प्रोसीजर को चूज करना आसान हो जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो है वो अप्लाई किया जाए, क्या ट्रीटमेंट की जाए। मसलन रिप्लेसमेंट वेल्व की हो सकती है, अगर वेल्व सही काम नहीं कर रहा, हमें पता चल गया, हम वेल्व को रिप्लेस कर सकते हैं। ब्लड के अंदर वेल्व्स होते हैं, जो ब्लड का हार्ट के अंदर बेटे, हार्ट के अंदर जो है वो वेल्व्स होते हैं जो कि ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखते हैं, वन वे फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन रखते हैं। इसी तरह वेन्स के अंदर भी वेल्व्स होते हैं, तो अगर कोई वेल्व का इशू होगा तो हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। या फिर बाईपास ऑपरेशन,
बाईपास ऑपरेशन में बेटे ये होता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई अगर उसकी जो अपनी वेसल्स है वो नहीं कर रही, तो हम मुतबादल एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं और ब्लड वेसल्स लेकर, ये अमूमन जो है वो लेग्स से जो है वो ये ली जाती हैं, ब्लड वेसल्स कफ से जो है ली जाती हैं, पिंडली से, और उनको जो है रिप्लेस किया जाता है वहां पे। तो इसलिए इसको बाईपास कहा गया कि मुतबादल रास्ता प्रोवाइड किया जाता है। अडोले पेस मेकर, पेस मेकर ये छोटा सा डिवाइस होता है जो स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है, चेस्ट में, जिल्द के नीचे इसको फिक्स किया जाता है, लगाया जाता है, और ये हार्ट की जो बीटिंग है उसको रेगुलेट करता है। हार्ट एक्टिविटी अगर प्रॉपर ना हो रही हो, जिस वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसको रेगुलेट किया जाता है, हार्ट बीट को, दिल की जो धड़कन है उसको, या दिल की वर्किंग आप कह सकते हैं उनको, उसको रेगुलेट करने के लिए पेस मेकर यूज होता है। इसके बाद बेटे कुछ इंडस्ट्रीज का बताया जाएगा आपको जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। पहली है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री जो है वाइटल इंडस्ट्री, वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक है। शुगर नेचुरली किस में प्रेजेंट है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर बेटे ये शुगर प्रोड्यूस होती है, और फ्रूट्स के अंदर ये मौजूद होती है। ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके दौरान शुगर्स बनती हैं, लीव्स के अंदर बनती हैं, फिर पौधे के दूसरे हिस्सों को ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। दो मेन सोर्सेज शुगर के बताए गए, एक शुगर केन है और दूसरा शुगर बीट है। शुगर केन गन्ना और शुगर बीट चिकंदर, ठीक है, ये सोर्सेज हैं इसके शुगर के। अब प्रेपरेशन शुगर की कैसे होती है? शुगर केन से। शुगर बताया कि मोस्टली शुगर केन से हमें मिलती है। शुगर स्टोर होती है शुगर केन के स्टॉक में। शुगर केन का जो तना होता है इसके अंदर शुगर स्टोर होती है। शुगर केन के अंदर सुक्रोज होगा, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, वाटर है, फाइबर्स हैं, एंड सम अदर मटेरियल्स। फाइबर के सेलुलोज मटेरियल, जो कि ये कॉन्स्टिपेशन में बड़ा रोल प्ले करता है। सम अदर प्रॉब्लम मटेरियल्स जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। अब जो शुगर केन के इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं, उनमें से सुक्रोज को एक्सट्रैक्ट करते हैं वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और ये शुगर कहलाती है। वाइट क्रिस्टल्स की सूरत में शुगर सुक्रोज को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसी को शुगर कहते हैं। चीनी जो कि आम हम यूज करते हैं, जो उसी की बात हो रही है। बताया कि जो शुगर मिल्स हैं ये नियर फील्ड्स लोकेटेड होती हैं, खेतों के करीब, जो गन्ने के खेत होते हैं उनके करीब जो है वो लगाई जाती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं। तो वजह क्या होती है कि शुगर केन होता है, इसका वजन कम होना शुरू हो जाता है जब इसको हम हार्वेस्ट करते हैं, इसकी कटाई करते हैं। गन्ने को जब काट दिया जाता है, खेतों से काट लिया जाता है और ऊपर से इसको साफ कर लेते हैं, तो इसका वजन कम होना शुरू हो जाता है, ये खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको जल्दी जो है वो क्रश करना होता है, अगर ज्यादा देर पड़ा रहेगा तो खुश्क हो जाएगा। मजीद ये कि जो शुगर केन्स हैं इनके लिए लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होती है इनके स्टोरेज के लिए, तो इनको कैरी करना तो फार ऑफ प्लेसेज ये बड़ा डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है। इसलिए जो शुगर मिल्स हैं वो कहाँ लगाई जाती हैं? शुगर केन के जो फील्ड्स जहां पे होते हैं वहीं पे करीब लगाई जाती हैं, सेंट्रल प्लेस को सिलेक्ट कर। मोर ओवर इनका बताया गया कि जो एक्सपेंसिव है इनकी ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह। शुगर बीट जो है ये सेकंड मेजर सोर्स है कमर्शियल शुगर का वर्ल्ड में। ये कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो होता है और जो शुगर है वो उसकी रूट्स में स्टोर होती है। रूट्स बेटे याद रखें ये दूसरी जड़ें नहीं है जो पौधे की जैसे जड़ें होती हैं। जो आम शुगर बीट हम देखते हैं जो यूज करते हैं
वही रूट से ही होती है। हम जो शुगर बीट्स यूज करते हैं वो उसकी रूट्स ही हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब प्रोसेस शुगर केन से शुगर की एक्सट्रैक्शन का बताया जा रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस करते हैं। शुगर केन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, उसका जो रिंड है और नोड्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। रिंड बेटे कहते हैं छिलके को, जो शुगर के गन्ने के ऊपर जो छिलका होता है ना, हार्ड स्केल सा होता है, उसका बताया कि उसको रिमूव कर देते हैं। और नोड्स क्या होती हैं? ये वो प्लेसेस होती हैं गन्ने के जहां से पत्ता निकलता है या जहां से ब्रांचेस निकलती हैं। अगर आप गन्ने को देखें तो गन्ने के जो पीसेस होते हैं ना, तो दरमियान में वो रिंग्ड स्ट्रक्चर से बनी होती हैं, उन्हीं को नोड्स कहते हैं। तो कहा कि नोड्स को अब और रिंड को हम सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन बेटे याद रखें, मिलों के अंदर ये प्रोसेस ऐसे नहीं किया जाता। ये आम आप देखते हैं कि जो लोग ये छोटे स्केल पे आप कह सकते हैं कैसे प्रोसेस किया जा सकता है कि रिंड को भी रिमूव करें और नोड्स को भी रिमूव करें। जैसे ये गंडेरियों वाले होते हैं, वो गंडेरियां साफ करके खड़े होते हैं, तो वो तो प्रोसेस है कि रिंड और नोड्स को रिमूव कर दिया गया। शुगर मिल्स में तो बेटे ऐसा ही जो गन्ना होता है उसको वाफर मिकदार में ऐसे ही थ्रो कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है मिलों में, और वो शुगर मिलें जो है उस पेन को क्रश करती हैं। क्रश करने के बाद क्रशर होते हैं जो कि क्रश करते हैं, और जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और जो बैगेस है, बैगेस क्या होता है? बाकी जितना भी पार्ट है शुगर केन का, इसको फोक कहा जाता है, या गन्ने का बुरादा, या गन्ने का वो चूरा वगैरह, जो भी इसको कह दें, ये सारा अलग हो जाता है। अब जब जूस हमें मिल जाता है तो उसकी प्योरिफिकेशन की जाती है नेक्स्ट जूस की, जिसको हम पास करते हैं स्ट्रेनर्स में से। स्ट्रेनर्स की होती हैं, जालियां होती हैं, ताकि इसके अंदर कुछ स्ट्रास हैं, तिनके वगैरह हैं, या बैगस है, उस गन्ने का कुछ बुरादा वगैरह जो इसमें आया हुआ है, फोक आया हुआ है, वो रिमूव हो जाए। फिर इम्प्योरिटीज जो हैं उनको जूस से स्ट्रेन कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव इसलिए करेंगे ताकि ये जूस के अंदर ये सब्सटेंसेस जब बाद में मौजूद होंगे तो ये इम्प्योरिटीज होंगी एक तरह की, इम्प्योरिटीज के तौर पे। तो बेटे देखें, जैसे ये स्ट्रास बैगस वगैरह रिमूव हो जाएगा ना, उसके बाद अब कुछ और इम्प्योरिटीज हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में स्ट्रेनर से जाली से तो हमें ये मोटी मोटी चीजें जो थी वो अलहदा हो गई। अब जो गन्ने का जूस हमें मिला है, स्ट्रेन्ड जो कि जूस है, उसको हम प्योरीफाई करेंगे, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करेंगे। उसके लिए हम उसकी इवेपोरेशन करते हैं प्योरीफाइड जूस की, जिसमें सुक्रोज है, वाटर है, कुछ और इम्प्योरिटीज भी हैं, उनको इवेपोरेटर में सेंड कर दिया जाता है। सरप्लस वाटर जो है इवेपोरेशन के दौरान रिमूव हो जाएगा। अब इससे हमें एक सीरप सा हासिल होता है, उसको कंसंट्रेट करेंगे, रॉ शुगर के लिए उसको कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट करना भी यही होता है कि इवेपोरेट करके वाटर को ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेट कर देते हैं और गाढ़ा सा हो जाए। कंसंट्रेट करना, गाढ़ा करना। अब इस कंसंट्रेटेड सिरप में से वाइट शुगर जो है उसको हम अलहदा करेंगे। तो इवेपोरेशन के प्रोसेस में जूस को 100 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तकरीबन इस रेंज में टेम्परेचर रखते हैं और इवेपोरेट कर देते हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होती है। कंसंट्रेटेड सिरप को बॉयल किया जाता है शुगर बॉइलिंग प्लांट में। शुगर बॉइलिंग प्लांट के अंदर उसको बॉयल करेंगे, जहां पे क्रिस्टलाइजेशन होगी। डिजायर्ड साइड्स के ग्रेन्स हमें हासिल हो सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बेटे याद रखें कि हम उसको जब बॉयल करते हैं ना कंसंट्रेटेड इस सिरप को, तो क्रिस्टल फिर बनना शुरू हो जाते हैं। उसका एक पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि क्रिस्टल बन रहे हैं। उस वक्त उसको हम सेपरेट कर लें, उसको हम बॉयल करना स्टॉप कर देते हैं, और ठंडा होने के बाद जो है वो क्रिस्टल बनते हैं। और जैसा कहा ना कि डिजायर्ड साइज के ग्रेन्स जो क्रिस्टल हासिल होते हैं, तो डिजायर्ड ऐसे कि हमें, अगर हमने छोटे क्रिस्टल लेने, बारीक लेने हैं,
तो हम उसकी फास्ट कूलिंग करते हैं, ठीक है, उसको तेजी से ठंडा करेंगे, फैनिंग करके जो भी कूलिंग टेक्निक है वो यूज करेंगे। और अगर हमने मीडियम साइज के क्रिस्टल लेने हैं तो फिर इंटरमीडिएट कूलिंग करेंगे, यानी ना बहुत तेजी से करेंगे ना बहुत स्लो कूलिंग करेंगे। और अगर बड़े साइज के क्रिस्टल चाहिए तो हम स्लो कूलिंग करेंगे, वेरी स्लो कूलिंग करेंगे, ऐसा ऐसा ठंडा करेंगे, इससे ये होगा कि बहुत बड़े क्रिस्टल हासिल होंगे। उसके बाद हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, कि जब क्रिस्टल बन चुके हैं तो हमने अलग करना है उनको, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें शुगर क्रिस्टल्स को हम मोलासेस से सेपरेट करते हैं और स्टीम से वॉश कर लेते हैं अगर जरूरी हो। हम देखते हैं कि मोलासेस का जो लिक्विड बाकी बच जाता है ना, मदर लिक्विड उसको कहते हैं। क्रिस्टल के अलावा जो लिक्विड सा पार्ट है डार्क ब्राउन सा कलर का होता है, उसको मोलासेस कहते हैं। तो उसे अलग करते हैं हम क्रिस्टल्स को। उसके बाद है ड्राइंग और बैगिंग। ड्राइंग है कि शुगर को हम हॉट एयर में ड्रायर्स के अंदर खुश्क करेंगे, और बैगिंग में उसको जो है पैकेट्स में, उसकी बोरियां वगैरह जो है उसमें पैकिंग कर लेंगे और उसकी मार्केटिंग यानी मार्केट में उसको सप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा इसका प्रोसेस था। अब इसमें हमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे बैगेस है। बैगेस जो ये फ्यूल के तौर पे यूज होता है, जो ये बुरादा वगैरह करने का होता है। सरप्लस जो बैगेस है ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, चिप बोर्ड या बाकी बोर्ड्स मुख्तलिफ किस्म के जो वो बनाने में यूज होता है। उसके बाद जो मोलासेस है, जो मैंने बताया था कि डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड पार्ट रह जाता है, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इसके कुछ हिस्सा जो है, कुछ परसेंटेज इसकी मोलासेस की कुछ जो परसेंटेज है ये हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वो दूसरे जो जितना भी नहीं हमारे पास अवेलेबल होता है, ज्यादातर तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और कुछ परसेंटेज कहाँ यूज करते हैं, अल्कोहल बनाने में, कैटल फीड बनाने में ये मोलासेस का यूज हुआ। तो ये बेटे शुगर के बारे में था, शुगर इंडस्ट्री की बात हुई, शुगर कैसे सिंथेसाइज होती है, और उसके बाई प्रोडक्ट्स बैगेस और जो मोलासेस हैं उनका आपको बताया गया। बेटे जो वर्ड ये BAGASSE, इसका जो असल तलफ़ुज़ है बगैस, बगैस। तो ये गन्ने का बाकी हिस्सा बच जाता है हमारे पास जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसको क्या कहते हैं, बगैस। आम कुछ बैगेस इसको बोलते हैं, लेकिन बगैस इसका तलफ़ुज़ आप यूज करें, प्रॉपर ये है बगैस। नेक्स्ट इसमें जो है हम स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द नीड, के जरूरत के मुताबिक हम क्या करते हैं, आयरन को मेल्ट करते हैं और हॉट एयर पास करते हैं उसमें से, ताकि उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को निकाला जा सके। जो लोहा हमारे पास होता है हम उसको मेल्ट करके गर्म हवा पास करेंगे ताकि इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए। और बेटे उसको कहते हैं मटेरियल को जिसके अंदर आयरन के कंपाउंड्स होते हैं, जमीन से हमें मिलता है, रॉक्स वगैरह से। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है आयरन का। हवा जब इसमें हम ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, ऑक्सीजन जब मिक्स होती है इसमें आयरन के साथ, तो आयरन के कंपाउंड्स बन जाते हैं, आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। तो बेटे हम ओर के अंदर कार्बन को मिक्स करते हैं, लाइम स्टोन उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट ये डालते हैं और उसको हीट करते हैं। ये सारी चीजें जो हम डाल रहे होते हैं ना, इनका स्पेशल पर्पस होता है इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, लोहे के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसको हॉट करना चाहते हैं, सॉफ्ट रखना चाहते हैं, जरूरत के मुताबिक कार्बन यूज होती है। और जो लाइमस्टोन है इससे इसके जरिए जो है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं वो निकालनी होती हैं हमने। तो जो आयरन होता है पिग आयरन की फॉर्म में हमें हासिल होता है। हमारा जो ओर था आयरन का ओर, उससे हमें पिग आयरन हासिल होगा। पिग आयरन जानवर का नाम वैसे पिग है, लेकिन पिग आयरन उसको
स्पेसिफिक नेम है जो लोहे को दिया जाता है जिस वक्त वो हासिल होता है हमें ओर से। इसमें कार्बन ज्यादा होती है और ये बहुत हार्ड होता है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, इसको मोड़ें तो ये टूट जाता है। पिग आयरन हार्ड है ज्यादा। उस तो आगे प्रोसेस बता रहे हैं कि अगर हम स्क्रैप आयरन यूज करते हैं, लाइम स्टोन भी यूज करते हैं, उस पिग आयरन के अंदर जो पिग आयरन हमें ओर से हासिल हुआ है, हम उस ओर के अंदर क्या करेंगे, स्क्रैप आयरन ही पुराना लोहा जो है वो डालेंगे, उसमें लाइमस्टोन डाल देंगे, उसको फर्नेस में डाल दिया जाता है सारे मटेरियल को, ताकि प्योर आयरन हासिल हो सके। इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं और प्योर आयरन हमें हासिल हो जाता है। इस आयरन के अंदर हम कार्बन को मिक्स करते हैं, और कार्बन बड़े याद रखें, मैंने पहले भी बताया कि उसमें हार्डनेस जो है जिस लेवल की चाहिए कार्बन उसके मुताबिक डाली जाती है। ज्यादा कार्बन से ज्यादा हार्ड हो जाता है लोहा। या बाज़ औक़ात हम दूसरे एलिमेंट्स भी इसमें डालते हैं ताकि एक्स्ट्रा हार्डनेस जो है जरूरत के मुताबिक प्रोड्यूस की जा सके। इस प्रोसेस को हम जो है वो स्टील फॉर्मेशन है, और इससे प्रोसेस से हमें स्टील हासिल होगा। ऑर्डिनरी जो स्टील है उसमें कार्बन होती है 1.7%, और ये यूज कहाँ पे होता है, बिल्डिंग प्लाजास, ठीक है, प्लाजे वगैरह बनाने में, फैक्ट्रियां बनाने में, शिप्स, एरोप्लेन्स, कार बॉडीज, ठीक है, ऐसी सारी जो चीजें हैं ये बनाने में यूज होता है। अब लोहे को रस्ट से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, किसको जंग ना लगे, इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, पेंट की या प्लास्टिक की कोटिंग होती है, या कोई भी जो प्रोटेक्टिव लेयर है जैसे जिंक है तो जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। स्टेनलेस स्टील बताया कि ये मिक्सचर है क्रोमियम का, निकल का और मोलिब्डेनम का। ये मेटल्स हैं, ये स्टेनलेस स्टील में होती हैं। और स्टेनलेस स्टील यूज कहाँ पे होता है, सर्जरी टूल्स बनाने में, ऑपरेशन के औजार जो हैं वो बनाने में, होम अप्लायंसेस, घरों में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ जो चीजें हैं, कटलरी वगैरह, ये बनाने में, या हर किस्म की मशीनरी जो है, बेशक वो लाइट हो, यानी छोटी हो, बड़ी हो, हल्की हो, भारी हो, हैवी मशीनरी हो, उसके बनाने में यूज होता है स्टील। पाकिस्तान स्टील मिल का बताया कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है फॉर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। जो इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज हैं, ये कंस्ट्रक्शन की हैं, तो पाकिस्तान स्टील मिल उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। और दूसरी भी जो लोअर लेवल की इंडस्ट्रीज हैं उनको भी, जो कि डिपेंड करती हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्रोडक्ट्स पे, तो दे आर आल्सो बीइंग फेड विद रॉ मटेरियल जो कि पाकिस्तान स्टील मिल प्रोवाइड कर रही है। तो पाकिस्तान का बताया कि जो कि पाकिस्तान में आयरन के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो स्टील मिल जो है मिलियंस ऑफ टन्स स्टील के जो हैं, यानी टनों के हिसाब से लाखों टन स्टील जो है वो प्रिपेयर करती है। अगरचे बताया कि पाकिस्तान स्टील प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं, यानी सारी जो स्टील की प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत मशहूर हैं, लेकिन सर्जरी के टूल्स जो हैं ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। ऑपरेशन के जो औजार हैं जो पाकिस्तान में बनते हैं स्टील से, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी सबसे ज्यादा मशहूर है। और जो शहर इसमें ज्यादा मशहूर है उसमें गुजरांवाला है और सियालकोट। ये सर्जरी के टूल्स बनाने में ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं डिफरेंट डिजीजेस के लिए। वो प्लेस, जगह जहां पे ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसको फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी सिंपली जो है ये प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन को कहा जाता है, और जो इंडस्ट्री लिंक्ड होती है मेडिसिन की प्रिपरेशन से उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, फार्मेसी उस जगह को कहा जाएगा जिस जगह मेडिसिन बनती है, और जिस इंडस्ट्री में बनती है उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहा जाए। अर्लियर बताया कि शुरू में पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आया तो हम मेडिसिन के लिए दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड करते थे, हम इंपोर्ट करते थे मेडिसिन, लेकिन ग्रेजुअली
जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दी गई तो आजकल हम अपने मुल्क में मेडिसिन जो हैं वो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन अपने ही मुल्क में प्रिपेयर कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेटे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे बेस करती है, जो कि केमिस्ट्री की ही ब्रांच है, जिसमें नए कंपाउंड्स जो हैं उनको बनाने, उनकी टेस्टिंग और उनके ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स क्या हैं उसको एग्जामिन किया जाता है। यानी नई मेडिसिन जो हैं उनको तैयार करना, फिर उनको टेस्ट करना, इंसानी जिस्म पे उनके असरात वगैरह जो हैं उनको चेक करना, ये सारा काम इसमें फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर किया जाता है। उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। फाइबर बेटे दो किस्म के, एक है नेचुरल फाइबर जो कुदरती तौर पे हमारे पास अवेलेबल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर है जिसको हम खुद बनाते हैं। नेचुरल फाइबर बताया कि ये नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, जैसे कॉटन है, जूट है, वूल है, सिल्क है। कॉटन कपास होती है, जूट पटसन होती है, पटसन, वूल ऊन होती है, सिल्क रेशम को कहते हैं जो सिल्क वर्म प्रोड्यूस करता है। वूल जो है ये जानवरों से मिलती है, बाकी कॉटन और जूट के प्लांट्स होते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर, ये वो फाइबर है जिसको हम खुद बनाते हैं मुख्तलिफ रॉ मटेरियल को यूज करते हुए, खाम अशिया यूज करते हुए, जिसमें पोलिएस्टर है, नायलॉन है, रेयॉन है, एसीटेट्स, विस्कॉस, एक्रिलिक, ये मुख्तलिफ किस्म के फाइबर्स हैं जो आर्टिफिशियल फाइबर कहलाते हैं। और ये हमें मिलते कहाँ से हैं, यानी हम इनको प्रिपेयर कहाँ से करते हैं? हम मुख्तलिफ तरीकों से पेट्रोलियम से हासिल करते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम से हम इनको हासिल करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए हम इनको सेपरेट करते हैं और बनाते हैं। स्टील फाइबर, कार्बन फाइबर, टेफ्लॉन फाइबर, ये भी फाइबर्स की एग्जांपल्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स की जो फॉर्मेशन है इसमें प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के पॉली का मतलब मैनी और मराइजेशन मर्ज पार्ट्स को कहते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स का आपस में मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। स्पिनिंग है, स्ट्रेचिंग है, कटिंग है, रीलिंग है। स्पिनिंग क्या होता है? काटना, स्पिनिंग करना, धागा वगैरह बनाकर जो है उसकी रील्स बनाना। स्ट्रेचिंग सीधा करना उसको, कटिंग पीसेस करना, रीलिंग उसकी रील्स बनाना, ये सारे प्रोसेसेस इसमें शामिल हैं। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बताया गया। टेक्सटाइल ये कपड़ा साजी जो है मेजर सेक्टर है पाकिस्तान इंडस्ट्री का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्टली लोकेटेड कहाँ पे? कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इन शहरों में। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेक्शंस कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्पिनिंग का सेक्शन होता है, नंबर 2 वीविंग और फैब्रिक फॉर्मेशन है, थर्ड जो पार्ट है इसका वो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो बेटे स्पिनिंग के अंदर क्या होता है? कॉटन बेल्स ये टेक्सटाइल मिल्स को सेंड की जाती हैं, जहां पे कॉटन फाइबर्स जो हैं उनको यार्न में चेंज किया जाता है, यार्न धागा, यानी धागा बनाया जाता है। तो ये स्पिनिंग का प्रोसेस है। कॉटन की जो बेल्स होंगी टेक्सटाइल मिल्स को सेंड करेंगे, वहां पे कॉटन फाइबर जो है वो बनेगा, उसको यार्न में चेंज कर दिया जाएगा। कॉटन फाइबर तो हो गया ना, जो कॉटन आम हवाई है उसके अंदर फाइबर मौजूद है, तो उसको यार्न यानी उससे धागा बना दिया जाएगा। दूसरा प्रोसेस है वीविंग और फैब्रिक फॉर्मेशन का। फैब्रिक जो है वो यार्न से आगे बनाया जाएगा। दो मेथड इसमें अप्लाई होते हैं। पहला वीविंग का है, यहाँ पे फैब्रिक जो होता है उसको हम लूम्स के ऊपर बनाते हैं, जो लूमें होती हैं, मशीनें हैं, इनके ऊपर हम फैब्रिक बनाते हैं। उसके बाद है निटिंग। निटिंग के प्रोसेस में जो फैब्रिक है उसको मशीनों के ऊपर इसकी निटिंग की जाती है। निटिंग क्या होता है? बुनना, जैसे आप कह सकते हैं। आफ्टर स्पिनिंग, वीविंग एंड फैब्रिक फॉर्मेशन में मैंने बताया कि वीविंग के अंदर क्या होता है? फैब्रिक को बनाएंगे लूम्स के ऊपर। फैब्रिक और यार्न में फर्क देख लें। यार्न को
यानी जो धागा होता है उसको जो जॉइन करना है, ये है वीविंग, वीविंग का प्रोसेस। और उससे फैब्रिक, उसको फैब्रिक कहेंगे। जब धागे को हम जॉइन कर लेते हैं तो उसको जॉइन करके उसकी जो है वो रीलिंग हो जाएगी लूम्स के ऊपर अंदर, तो ये प्रोसेस वीविंग कहलाता है। और अब उस यार्न को हम फैब्रिक कहते हैं, यानी वही यार्न ही है, जब उसकी जस्ट जॉइनिंग हो गई है तो इसको फैब्रिक कहा गया। निटिंग का प्रोसेस जो है फैब्रिक की निटिंग मशीन्स के ऊपर की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि फैब्रिक को हम क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, उसके इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। उसके बाद हम उसकी डाइंग कर सकते हैं, उसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं जरूरत के मुताबिक, जिस तरह का हमें जो है आगे कपड़ा चाहिए होता है। दूसरी बात है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। गारमेंट्स जो हैं फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स जो हैं ये स्टिच किए जाते हैं टू मेक इट रेडी। मुख्तलिफ किस्म का फैब्रिक जो हमें मिल जाता है उसकी स्टिचिंग की जाती है। अब यहाँ पे जो प्रोसेसेस होते हैं, कटिंग का प्रोसेस है, स्टिचिंग का है, प्रेसिंग का है, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हर काम के लिए। बताया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसकी कोई बेस नहीं थी। जैसा कि बाकी इंडस्ट्रीज की बात की, इसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जो है ये भी बहुत कमजोर थी, कोई बेस नहीं थी इसकी। इसका पाकिस्तान एंटायरली डिपेंड करता था इम्पोर्टेड यार्न के ऊपर, क्योंकि जो हैंडमेड लूम्स थी वो इनसफिशिएंट थी। कंट्री की जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए, मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए जो हैंडमेड लूम्स थी, जो हाथों पे लोग बनाते थे कपड़ा वगैरह, तो ये जरूरत पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन आजकल देखें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स फॉरेन एक्सचेंज, वो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अर्न कर रहे हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस कदर प्रोग्रेस कर चुका है कि ज्यादातर जो हमारा ज़र मुबादला है, फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिसीव हो रहा है। लास्ट में बेटे है लेदर इंडस्ट्री। लेदर हमें मिलता है हाइड्स से। हाइड्स क्या होती है? खालें, जानवरों की खालें जो है, मुख्तलिफ किस्म के जानवर, जैसे हॉर्सेज हैं, बफलोज हैं, शीप है, कैमल है। हॉर्सेज घोड़े, बफलोज भैंस को कहते हैं, भैंसों को, शीप भेड़े हो गई, कैमल्स ऊंट हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस बताया कि लेदर जो है इसको डिफरेंट केमिकल्स के जरिए भी प्रिपेयर किया जाता है और उसको आर्टिफिशियल लेदर कहा जाता है। ये तो नेचुरल लेदर हो गया जो जानवरों की खालों से मिलेगा, और आर्टिफिशियल लेदर होगा जिसको हम डिफरेंट केमिकल से प्रिपेयर करेंगे। हाइड्स जो हैं, स्किन या हाइड यानी जो खालें हैं, इनको डिफरेंट प्रोसेसेस में से पास किया जाता है और ये कहलाता है टैनरी या चमड़ा साजी, उर्दू में कहते हैं। टैनरी मीन चमड़ा साजी के प्रोसेस करेंगे हम खालों को। फिनिश्ड लेदर जो है फ्रॉम टैनरी, इसको हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। लेदर गारमेंट्स, पर्सेस, जैकेट्स, अटैची केसेस एक्स्ट्रा, ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो हम लेदर से बनाते हैं। लेदर गारमेंट्स जो है मोस्टली कसूर में, गुजरांवाला, फैसलाबाद और सियालकोट में बनाए जाते हैं। ये शहर जो हैं ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलर है, इन शहरों का ज्यादा नाम है, ज्यादा मशहूर। तो इस तरह से बेटे ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने लास्ट में ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेने होते हैं, पूरे चैप्टर की रिवीजन होती है। ग्लोस में ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। डेफिनेशंस वैसे इधर से याद करने की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको डिफाइन किया गया, प्रॉपर वे में डिफाइन किया गया। यहाँ इतनी प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं होगी, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। अब बढ़े एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है टिक क्रॉस, कि टिक करेंगे अगेंस्ट राइट और क्रॉस करेंगे अगेंस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है कि देयर इज नो डिफरेंस इन लेजर लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट, तो ये बेटे फॉल्स है, ये रॉन्ग है। तो अब इसको क्रॉस करेंगे कि लेजर लाइट और ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंस होता है। लेजर लाइट में तो एक ही वेवलेंथ की सारी रेज होती हैं, जबकि ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ की रेज होती हैं।
तो इन्होंने कहा नहीं डिफरेंस, तो ये क्रॉस करेंगे। नंबर 2, हियरिंग एड इज कॉल्ड राडार। तो राडार बेटे हियरिंग एड नहीं होती, ये भी फॉल्स हो गया, इसको भी क्रॉस करेंगे। तीसरा के एक्स रेज कैन पास थ्रू फ्लैश, तो एक्स रेज पास हो जाती हैं फ्लैश में से, इसको आप टिक करेंगे। तीसरा टिक करेंगे आप, ठीक है ये। चौथा, रेज एमिटेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव सोर्सेज आर हार्मलेस, तो ये भी गलत है, क्रॉस करेंगे, वो हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती हैं। पांचवा पेट, अल्ट्रासाउंड आर द साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज, तो ये बेटा ठीक है, अब इसको टिक करेंगे कि अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एवरी स्टेटमेंट you have been given 4 answers, you have to select the correct answer. Number 1, emission of radiations from nucleus is said to be, ऑप्शंस आपको 4 गिवंस हैं, केमिकल रिएक्शन है, एटॉमिक रिएक्शन है, रेडियोएक्टिविटी है, न्यूक्लियर फिशन है। तो बेटा न्यूक्लियर सॉरी रेडियोएक्टिविटी, एमिशन ऑफ रेडिएशंस के रेडियोएक्टिविटी सी पार्ट होगा। सेकंड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज, मोर देन 20 किलोहर्ट्ज, तो ये बेटा डी ऑप्शन होगी, मोर देन 20 किलोहर्ट्ज। तीसरा पॉइंट है, रेडियोएक्टिविटी अकर्स नेचुरली फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 62, 70, 80, 82, 82, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है एलिमेंट्स का, वो नेचुरली रेडियोएक्टिव है, अनस्टेबल होते हैं, रेडिएशन से एमिट करते हैं। चौथा पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ऑन विच फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिस्पर्शन, तो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सी पार्ट होगा इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद बेटे वैलेंस है। नंबर 1, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, अब यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव प्लेट होगी। नंबर 2, दैट द डैश रेज आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी फील्ड, तो गैमा रेज, गैमा रेज हैं जो फील्ड्स किसी फील्ड से अफेक्ट नहीं होती, GAMMA गैमा रेज। थर्ड पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर्स आर फाइन डैश ऑफ द ग्लास स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स आप लिखेंगे, स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, फाइबर से, थ्रेड से, धागे से, तो स्ट्रैंड्स लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट, द डैश ऑफ ऑल वेव्स ऑफ लेजर इज द सेम, तो ये वेवलेंथ आप लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ ऑल वेव्स ऑफ लेजर जो सेम होती है, तो वेवलेंथ आएगा यहाँ। पांचवा पॉइंट, ECG evaluates the dash activity of what, electrical activity, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। उसके बाद बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके अलावा कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ग्रुप में शेयर हो जाएंगे सारे नोट्स। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको नोट्स में जो है PDF फाइल की फॉर्म में ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। बेटे नाउ इट इज end of our today's lecture, and also it is end of the chapter, that was chapter 10. Allah Hafiz.